वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। और प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, उन्हें शपथ कौन दिलाता है, उन्हें इस्तीफा कौन लेता है उनका, और उनके पास का क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो हम इस सभी के बारे में बात करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका प्रेसिडेंट को लेकर कोई भी डाउट या क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट। तो हमारी जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू। हमारे संविधान में राष्ट्रपति को लेकर कई सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। अलग अलग आर्टिकल्स में उनकी अलग अलग शक्तियों के बारे में, उनका चुनाव कैसे होना है, उन सब के बारे में दिया गया है। तो आपके अग्निवीर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टिकल्स तो उसमें नहीं पूछे जाते, बट बाकी चीजें पूछी जाती हैं। तो आप वो चीजों को ध्यान रखेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे लेकिन, ठीक है, तैयारी करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आर्टिकल 52 जो है आपका, वो कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और ये हमारे स्टेट यानी हमारी जो कंट्री है उसके हेड भी होते हैं। अब देखिए, जो संविधान है उसमें कंट्री को स्टेट वर्ड से रेफर किया गया है। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आपको कहीं पे स्टेट लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो कंट्री की बात हो रही है, देश की बात कर रहे हैं हम। अब आर्टिकल 53 में है कि वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। तो राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। तो कार्यपालिका आपकी किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? कार्यपालिका के मेंबर होते हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल 54 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो इसमें जो सदस्य भाग लेते हैं वो है आपके लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट्स के एमएलए यानी कि विधायक, और 2 यूनियन टेरिटरीज, केवल 2 यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट करती हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। तो इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा में 2 टाइप के मेंबर होते हैं, एक होते हैं आपके इलेक्टेड और एक होते हैं आपके नॉमिनेटेड। लेकिन जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहीं से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और कहां के? लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए ऑफ स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। और ये कौन कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज है? दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली को यह अधिकार मिला था 1992 में और पुदुचेरी को 1962 ईस्वी में। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो होता है, तो इसका मोड होता है, मोड ऑफ इलेक्शन यानी इलेक्शन करने का जो तरीका है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय पद्धति। अब देखिए, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है? इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके 3 कैंडिडेट खड़े, ए, बी और सी। अब जो भी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, जो भी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपनी प्रायोरिटी देंगे, यानी किसी एक को वोट नहीं देंगे, वो प्रेफरेंस बताएंगे कि नंबर 1 पे मेरा ए है, नंबर 2 पे बी है, नंबर 3 पे सी है, या कुछ और। या उसको अगर बी कैंडिडेट पसंद है तो उसकी प्रेफरेंस पहली क्या होगी? बी। दूसरी क्या होगी? मान लो सी है। तीसरी क्या होगी? ए। तो इसमें क्या होता है कि अब इनको अलग अलग वोट मिलेंगे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए इसको 40 मिले, इसको 30 मिले और इसको 20 मिले, यानी 40 लोगों के ये प्रथम पे थे, 30 लोगों के ये, और 20 लोगों ने इनको अपनी प्रायोरिटी रखा। तो अब जिसके सबसे कम है उसके वोट क्या होंगे? इन दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। अब कैसे होंगे इनकी? पहली प्रायोरिटी कौन थी? सी है। लेकिन दूसरी प्रायोरिटी जो होंगे वो क्या होंगे? वहां ट्रांसफर हो जाएंगे वोट्स, ठीक है। तो दूसरी प्रायोरिटी मान लो बी है तो बी को ट्रांसफर हो गए 10 वोट। मान लो एक क्या है, एक इनकी दूसरी जो प्रायोरिटी थी कुछ की ए थी, तो वो 10 इधर ट्रांसफर हो गए, 10 इधर ट्रांसफर हो गए। अब यहाँ क्या हो गए? 50, यहाँ हो गए 40। अब जो ये 40 वाले वोट्स हैं ये क्या होंगे? ये फिर से सेम ऐसी होगा, इनकी प्रेफरेंस देखी जाएगी, तीसरी प्रेफरेंस देखी जाएगी, तो वो जो होगी उस हिसाब से वोट मिल जाएंगे और ये विजयी हो जाएंगे। इसमें तो सीधे सीधे ये विजयी हो जाएंगे आपके ए वाले कैंडिडेट, ठीक है। तो इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति या ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ट्रांसफर हो रहे ना आपके वोट, इसीलिए। अब जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल होता है 5 साल। और राष्ट्रपति की जो एलिजिबिलिटी है यानी योग्यता क्या होती है, तो वो सबसे पहले भारत के नागरिक होने चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की संपूर्ण योग्यता होनी चाहिए उनमें, और मिनिमम जो एज है वो है आपकी 35 साल। अब राष्ट्रपति को शपथ जो है वो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और चीफ जस्टिस अगर नहीं है तो जो भी वरिष्ठ जज होगा सबसे उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा चीफ जस्टिस के बाद, वो शपथ दिलाएंगे। और ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं उपराष्ट्रपति को। और अगर राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हटाना है तो उसके लिए आर्टिकल 61 में दिया गया है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पीचमेंट, और हिंदी में से कहा जाता है महाभियोग। अब ये जो महाभियोग है वो राष्ट्रपति पर केवल एक ही कंडीशन में लग सकता है कि वो संविधान का उल्लंघन कर दे, यानी वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
वो संविधान का उल्लंघन करे तभी क्या होगा, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और ये महाभियोग की प्रोसेस शुरू होगी। अब इस महाभियोग की प्रोसेस में क्या होता है वो देखते हैं। तो ये जो महाभियोग की प्रोसेस है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड यानी कि निर्वाचित और नामांकित दोनों ही सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि मान लो किसी राष्ट्रपति को हटाना है, उस पर महाभियोग चलाना है, तो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदस्य से शुरू किया जा सकता है। तो मान लीजिए ये प्रस्ताव लोकसभा में पहले आता है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं और 14 दिन बाद फिर उस बिल पर वोटिंग होगी। अगर उस बिल पर 2/3 वोट मिल गए तो ये जो है वो लोकसभा से चला जाएगा आपके राज्यसभा में, और राज्यसभा में फिर सेम इस पर वोटिंग होगी। और अगर राज्यसभा में भी 2/3 लोग इसको वोट दे दें इस बिल को, तो ये बिल पास हो जाएगा और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। फिलहाल महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि अगर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान कुछ हो जाए, मान लीजिए किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, ऐसा हुआ है 2 बार, तो उसमें क्या होता है कि 6 महीने का टाइम होता है कि 6 महीने में आप दोबारा री इलेक्शन करवा के राष्ट्रपति के पद को भर दें। और इन 6 महीनों तक जब तक इलेक्शन हो रहे हैं तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे यानी जो उपराष्ट्रपति होंगे वो आपके राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। और मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो ऐसी कंडीशन आ गई थी जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उन्होंने उसका चुनाव लड़ना था प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। तो इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे हिदायतुल्लाह, चीफ जस्टिस जो थे हिदायतुल्लाह, उन्होंने क्या करा, राष्ट्रपति का पदभार संभाला केवल 2 महीने के लिए, फिर इलेक्शन हो गए थे और वीवी गिरी आपके नए राष्ट्रपति बन गए थे। तो ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है, ध्यान रखना, जाकिर हुसैन के समय, ठीक है। और प्रेसिडेंट रहते हुए सिर्फ 2 ही राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है, एक जाकिर हुसैन और दूसरे आपके फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास ये शक्ति भी होती है कि वो अगर कोई व्यक्ति है तो उसको अगर कोई सजा हुई है, मान लो फांसी की सजा हुई है या उम्र कैद हुई है, तो वो या तो उसको माफ कर सकते हैं, सजा को कंप्लीटली माफ कर सकते हैं, या वो उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं, या उम्र कैद है तो उसके साल कम कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं और ये शक्तियां उसे आर्टिकल 72 प्रदान करता है। अब देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अगर आपको लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाना है तो वो ज्वाइंट सेशन वो केवल राष्ट्रपति बुला सकते हैं। और जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं हमारी, जैसे जल सेना, वायुसेना और थल सेना, उनके जो चीफ हैं सुप्रीम कमांडर, वो कौन है, आपके राष्ट्रपति। और इमरजेंसी जो पावर्स होती हैं वो भी आपके राष्ट्रपति के हाथ में ही होती है। तो इमरजेंसी पावर से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि इमरजेंसी पावर से रिलेटेड है। तो देखो 3 टाइप की इमरजेंसी है, 3 टाइप की इमरजेंसी लगती है। एक लगती है आपकी राष्ट्रीय आपात, एक होता है कि राज्य में कोई आपात आ जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपात, यानी कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए। तो आर्टिकल 352 है वो आपकी नेशनल इमरजेंसी है। अगर देश में कोई संकट आ गया है, कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो तब लगेगा आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन। और दूसरा है आर्म्ड रेवोल्यूशन, यानी सशस्त्र विद्रोह, यानी हम देश के नागरिकों ने ही कोई विद्रोह कर दिया शस्त्र वगैरह लेके, तो वो तब उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये जो आर्म्ड रेवोल्यूशन है यानी सशस्त्र विद्रोह है, ये 44 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1978 में हुआ था। तो 3 बार आज तक नेशनल इमरजेंसी लगी है। एक लगी है 1962, दूसरी लगी है 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी, और तीसरी लगी थी 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। और ये लगी थी आपकी इंदिरा गांधी के समय में। काफी डिबेटेबल मुद्दा भी है, आपने कई बार सुना होगा कि इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगानी चाहिए थी या नहीं लगानी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अगला है आर्टिकल 356, तो प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स, यानी स्टेट्स राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो राज्यों में, किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य का कार्यभार संभालते हैं और वहां की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। और इसका प्रस्ताव भी राज्यपाल ही देते हैं राष्ट्रपति को कि इस राज्य की जो सरकार है वो अब कार्य नहीं कर सकती, कार्य करने योग्य नहीं है, तो कृपया आप उसे भंग कर दें। और राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह से या उसके मशवरे से, उसके आदेश पर वो भंग कर देता है और फिर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिसको राज्यपाल संभालते हैं। अब राज्यपाल क्यों संभालते हैं? क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 360, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात से संबंधित है।
अगर हमारे देश में कोई वित्तीय संकट आ जाए तो तब ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और अभी तक ये इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है भारत पे, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो कई सारे अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं, तो वो किन किन के अपॉइंटमेंट्स करते हैं, इससे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो पीएम का अपॉइंटमेंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का यानी मंत्री परिषद का भी अपॉइंटमेंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई का अपॉइंटमेंट देते हैं, और अभी जो आपके एजीआई हैं वो है आर वेंकट रमन। उसके बाद कैट जो होते हैं आपके, कैट को भी अपॉइंट राष्ट्रपति ही करते हैं। अभी जो हमारे कह गए वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। फिर आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो उसके अलावा जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो अभी जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं आपके राजीव कुमार, और अन्य दो जो सदस्य हैं वो हैं आपके अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ठीक है। यूपीएससी जो एग्जाम्स वगैरह कराती है आपके आईएएस आईपीएस ये सारे एग्जाम्स कराती हैं, उसके चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। अभी आपके यूपीएससी के चेयरमैन हैं डॉक्टर मनोज सैनी। फिर है जो राज्यों में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कमिश्नर्स होते हैं, इनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति करते हैं, और लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अगला है कि हम अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए, तो अब तक टोटल 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं, और 15वीं राष्ट्रपति है सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी। तो पहले राष्ट्रपति थे आपके राजेंद्र प्रसाद, 2 बार राष्ट्रपति बने। दूसरे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, फिर श्री वीवी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन, और आपके शंकर दयाल शर्मा, केआर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद, और अभी है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड कुछ हम फैक्ट देखते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू हमारे इंडियन पॉलिटिशियन है, और ये पहले टीचर रह चुकी हैं। ये हमारे देश की 15वीं प्रेसिडेंट है, और ये ट्राइबल लीडर है, और ये संथाल ट्राइब से आती हैं। ये हमारे देश की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट भी है, और ये झारखंड की पहली महिला गवर्नर भी थी। और जब इन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा था तो इनके अपोनेंट थे यशवंत सिन्हा, और ये बीजेपी की कैंडिडेट थी। अगला है कि कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेसिडेंट से, जैसे कि 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति का नाम बताओ, तो वो है आपके राजेंद्र प्रसाद। पहले आपके मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए, तो वो हुए आपके जाकिर हुसैन, और ये पहले थे जिनकी राष्ट्रपति रहते हुए मृत्यु हो गई। और पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, प्रतिभा पाटिल। पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और नीलम संजीव रेड्डी आपके एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो निर्विरोध चुने गए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ अब आपको प्रेसिडेंट को लेकर कोई भी डाउट नहीं होंगे। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट्स है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।